प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को 21 जून को हर वर्ष मनाते हैं। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रयासों का ये सुफल है कि आज पूरी दुनिया योग को लेकर न सिर्फ आकर्षित है बल्कि उसको अपनाने के लिए भी लालायित है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो साफ साफ हमारे आसपास नजर आती है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत के साथ ही पूरी दुनिया में योग को लेकर जो जागरूकता फैली, जो उत्सुकताएं पैदा हुई, उसकी वजह से बहुत सारे नए नए रिसर्च इस फील्ड में किए जा रहे हैं। पहले भी होते थे लेकिन अब और ज्यादा संख्या में ये चीजें हो रही हैं और उसके परिणाम भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही अनुकूल हैं, प्रभावी हैं और मानवता के लिए उपयोगी हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करें योग चिकित्सा पद्धति के रूप में क्या उपयोगी हो सकता है और है तो किस रूप में है। और इसके लिए सच कहूं तो यह हमारा सौभाग्य है कि आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। प्रोफेसर गुलेरिया जी को आप सब जानते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के, और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी अलंकृत किया है। डॉक्टर गुलेरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आपसे जानना यही चाहेंगे, उत्सुकता सबसे पहले तो यही है हमारी कि क्या योग चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि हम अभी तक बीमारी ना हो इसके लिए हम ज्यादा इसको समझते रहे हैं। आपने सही कहा कि योग जो है पहले हम उसको प्रिवेंटिव थेरेपी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे कि अगर आप योगा करें तो आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, इससे आप बच सकते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में योग पे रिसर्च हुई है और वो ये देखा गया कि इस योग को हम ट्रीटमेंट जो है उसमें भी हम इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा। हम जानते हैं कि योग जो है वो भारत की बहुत पुरानी एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जो कई सदियों से चली आ रही है जी, जिसमें हम कहते हैं कि आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं और मेडिटेशन और अपने मन में शांति लाते हैं। इस तरह से कई बीमारियों पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। और मैं ये कहूँगा कि एम्स में जब शुरू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शुरू हुआ था 1956 में, तब से कई जो वहाँ के रिसर्चर्स थे वो योगा पे रिसर्च कर रहे थे। अच्छा। पहले लोगों ने रिसर्च की ये देखने के लिए कि योग से बॉडी के सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है, जो हम कहते हैं फिजियोलॉजी में क्या फर्क पड़ता है। आस्ता आस्ता जब उसमें थोड़ी समझ आई तो फिर लोगों ने ये शुरू किया कि ये हम बीमारियों में इसको कैसे आगे ला सकते हैं। और हमने फिर कई हार्ट प्रॉब्लम में रिसर्च की। शुरू में ये देखा गया कि अगर वो जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है लेकिन क्योंकि किसी कारणवश उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, बाईपास सर्जरी नहीं हो पा रही, उन पे अगर हम योग करें तो एम्स के स्टडी ने ये दिखाया कि उससे जो उनकी खून की नाली नैरो हुई हैं वो कुछ हद तक खुल जाती हैं। हार्ट की जो फंक्शन है, पंपिंग जो है, वो बेहतर हो जाती है और उनका जो जीने की क्षमता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें बहुत फ़र्क आता है। हमारी डिपार्टमेंट ने भी कई रिसर्च की। मैंने खुद 94-95 में दमे के पेशेंट पे हमने रिसर्च की। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट का मतलब जो पल्मोनरी मेडिसिन और फेफड़ों की बीमारी, जी हाँ, उससे जुड़ा हुआ, जिसको आप हेड भी करते हैं। हाँ जी। तो उसमें हमने 95 में ये स्टडी की कि हम दमे वाले मरीजों को देखें। अच्छा। और तब हम उनको योगा के लिए एक योगा आश्रम था छतरपुर मंदिर के पास, वहाँ भेजते थे। एम्स में तब कोई सेंटर नहीं था जो आज है। अच्छा। तो वहाँ पे वो जाके योगा करते थे और उनका हमने फिर फंक्शन स्टडी किया और ये देखा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि योगा से दमा खत्म हो गया, लेकिन उनकी दवाई की जो रिक्वायरमेंट थी, दवाई की जो इनहेलर जो ले रहे थे, उसकी मात्रा बहुत कम हो गई और बहुत हद तक उनके दमा जो है कंट्रोल में हो गया। डॉक्टर साहब, आपके एम्स दिल्ली में जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन और रिसर्च की शुरुआत हुई थी, इस केंद्र के बारे में आप कुछ बताएं। इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से ये काम कर रहा है और किस दिशा में इसका काम हो रहा है? तो ये प्रधानमंत्री जी का एक आइडिया था, जब योग को हमने आगे लेके जाना तो उस पर रिसर्च हो और साइंटिफिक ढंग से रिसर्च हो। तो CIMIR जो है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन रिसर्च, ये खोला गया एम्स में। ये पूरा एक सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेद और योग पे रिसर्च की जाती है। योग पे अभी तक ज़्यादा इसमें फोकस है। अच्छा। और मैं ये कहूँगा कि अब 40 से 50 प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, खुद लोग कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है, जिसमें कई बीमारियों पे, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, चाहे सिर दर्द की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो,
उस सारों पे रिसर्च हो रही है और उसमें हम 2-3 चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक तो इन बीमारियों में योग कितना कामयाब हो सकता है और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम योगा की बात करें तो हम ये कहते हैं कि योग में कई आसन हैं, कई और चीज़ें हैं। एक बीमारी के लिए कौन से आसन और कौन सा योग बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू अनदर इलनेस, और ये इसके लिए हम एक जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी बीमारी के लिए दवाई लिखते हैं, अच्छा। ब्लड प्रेशर की दवाई लिखते हैं, हाँ। उस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को ये बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो कौन सी योगा की क्रिया साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये इसमें कामयाब होंगी। अच्छा। तो उस तरह से एक साइंटिफिक ढंग से योग को देख के और उसका भी एक पूरा निचोड़ निकाल के हम रिसर्च कर रहे हैं। और एक बीमारी नहीं, जैसे मैंने कहा, कई बीमारियों पे अब रिसर्च हो रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी फील्ड जो पल्मोनरी साइंस है या क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, भारत के आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की थी, तो ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। इसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को लेकर भी, चूंकि आपके विभाग के साथ उसका भी संबंध है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ आज दिखती है और युवाओं तक में ये चीज़ देखकर बड़ी चिंता होती है कि उन्हें भी नींद को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। उसको लेकर भी योग के साथ कुछ ऐसा रिसर्च या कुछ ऐसी कोशिशें हुई हैं कि उन दोनों के संबंधों को देखा जाए और उसका लाभ लिया जा सके इस तरह के डिसऑर्डर में? बिल्कुल, आजकल के ज़माने में क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है जी। कई लोगों की ड्यूटी आवर्स ऐसे हो गए हैं कि वो सोने का समय बिल्कुल बदल गया है और कई काम के कारण लोग देर देर तक काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। इससे जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और उसमें भी हम ये चाहते हैं कि नींद की दवाई ना लें जी। और किसी नेचुरल वे से वो अपना जो स्लीप साइकिल है, सर्केडियन रिदम जो हम कहते हैं, उसको हम वापस ला पाएं। इसमें भी मेडिटेशन है, योगा है, उसका बहुत रोल है, महत्व है और इसलिए हमने इसमें भी काफ़ी काम किया हुआ है और काम चल रहा है। और इसमें बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको भी इवैल्यूएट करते हैं कि वो कैसे चेंज होते हैं और योग से हम उनको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जिससे नींद भी ठीक आए, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो। कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि हम 6 घंटे सो लिए, लेकिन अगर वो स्लीप की डेप्थ अच्छी नहीं हो, जो हम कहते हैं डीप स्लीप ना हो तो आप सुबह फ्रेश नहीं फील करोगे, आपको लगेगा कि आप नींद पूरी नहीं हुई। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं और योग में इसके लिए कई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। मेरा ये मानना है कि एक योग जो है इस स्पेशलिटी में भी बहुत कारगर रहेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात में चर्चित विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि योग क्या चिकित्सा पद्धति के रूप में हमारी व्यवस्था में मानवता के कल्याण के लिए उसका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। क्योंकि इस बार तो थीम भी यही है, योग फॉर ह्यूमैनिटी, और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के, वो हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये जानकर बड़ी खुशी भी हुई, हैरानी भी हुई कि एम्स में इतने वर्षों से इस बात को लेकर रिसर्च हो रही थी। दरअसल हमें जो एक इम्प्रेशन रहता है कि जो एलोपैथी की व्यवस्था के या पद्धति के डॉक्टर हैं वो ये कहते रहे कि भाई बाकी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इस पद्धति में जो इलाज है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन एक चेंज जो मैंने देखा है एटीट्यूड में, अप्रोच में, कि अब एलोपैथिक के सिस्टम में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो भी इन चीज़ों को एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को कि आप करिए, इसका लाभ मिलेगा। एक ये बड़ा चेंज मुझे नज़र आता है, बहुत सकारात्मक दिशा में चेंज दिखता है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, हमारी जो दिशा होनी चाहिए, वो पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए कि किस पद्धति से पेशेंट को लाभ मिले। बिल्कुल। और चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, अगर उससे पेशेंट को लाभ मिल रहा है तो वो हमें अपनाना चाहिए। और इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी पैथी जो है वो सबसे ऊपर है और ये दूसरे में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक पद्धति में कुछ ना कुछ फायदा है। लेकिन इसकी वजह शायद ये भी रही है कि पहले इतनी जागरूकता भी नहीं थी डॉक्टर। बिल्कुल, जागरूकता नहीं थी, लोगों को आइडिया नहीं था। दूसरा था कि इतनी रिसर्च नहीं थी। क्योंकि आजकल जब साइंस का ज़माना है, रिसर्च का ज़माना है, तो लोग ये कहते हैं कि एविडेंस होना चाहिए। तो वो एविडेंस जो है वो आस्ता आस्ता अब आ रहा है, तो लोगों में अब इसलिए वो एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ ये पद्धति भी ठीक रहती है। पहले ये था कि आप पेशेंट से कई दफ़ा सुनते थे कि उन्होंने ये पद्धति का इलाज किया तो वो ठीक हो गए जी। अब उसको जो है साइंटिफिक बेसिस पे डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, जिससे हम ये आगे कह सकते हैं कि हाँ ये वाली पद्धति जो है इस बीमारी के लिए इन पेशेंट को में
लाभ दे पाएगी। अच्छा, एम्स के बारे में जैसे आपने चर्चा की, देश में ऐसे और भी संस्थान होंगे मेरा ख्याल है जहां योग को चिकित्सा में उसका किस रूप में उसकी भूमिका हो सकती है, इस पर काम या इस पर शोध हो रहा होगा? अब तो ऐसा हो गया है कि एम्स में जो सारे नए एम्स बन रहे हैं, अच्छा, उन सब में एक आयुर्वेद सेंटर बन रहा है जिसमें योग और आयुर्वेद की जो प्रणाली है उसको आगे लिया जाएगा। और जैसे हम बात कर रहे थे कि दोनों पैथीज को जहाँ पे भी पेशेंट को लाभ हो पाए वहाँ पे वो इलाज किया जाएगा जी। तो एम्स में भी हो रहा है, कई नए इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है और कई इंस्टीट्यूट्स वैसी बन रही हैं जो इसको अपनी तरफ से आगे लेके जा रही हैं। आयुर्वेद की अलग इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट्स अलग बन रही हैं। हम भी जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं एम्स में, जैसे हमारा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। अच्छा। जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए बना है, वहाँ पर भी हम आयुष वालों के साथ आयुर्वेद का एक सेक्शन खोल रहे हैं, एक भाग खोल रहे हैं जहाँ पे वो आयुर्वेद भी साथ में कर पाएं जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं। अच्छा। तो ये हमारा जो झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा सेंटर बना है, बिल्कुल, उसमें आयुष को भी साथ में लेके हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं और पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। एम्स के अलावा कुछ ऐसे अगर आपकी जानकारी में हो, अलग से भी शोध कार्य कर इसमें चल रहा हो योग की पद्धति को लेकर, या दुनिया के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं तो मैं सुनी, मैं पढ़ा भी मैंने कि जर्मनी से लेकर नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, अमेरिका, इन सारे देशों में योग को लेकर एक नई जागरूकता, नई ऊर्जा और नई सोच दिखाई दे रही है और वो लगातार इस पर शोध कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग बीमारियों में इनका उपयोग हो सकता है सकारात्मक इलाज के लिए। बिल्कुल, भारत में भी और भारत के बाहर भी बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत जागरूकता है योग के बारे में जी। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। 2015 में मैं योग में, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले भी स्टडी की थी जी। हमने एक और प्रोजेक्ट किया योग का, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट जिनको फेफड़े खराब होते हैं पोल्यूशन के कारण, धूम्रपान करने के कारण। अच्छा। तो उनको जब फेफड़े खराब होते हैं, उनकी ऑक्सीजन कम होती है, तो हम उनको एक प्रोग्राम में डालते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। अच्छा। तो हमने एक स्टडी की जिसमें हमने पेशेंट्स को लिया और उनको रैंडमली डिवाइड किया, कुछ लोगों को एक्सरसाइज कराई, कुछ लोगों को योगा कराया। 12 हफ्ते का एक प्रोग्राम करके योगा करके उसका लाभ देखा। तो हमने ये पाया कि योग वाले जो ग्रुप था उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम देखते हैं, फेफड़े की जो लंग की कैपेसिटी है वो, और जो ब्लड में हमने टेस्ट किए जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हम देखते हैं जैसे सीआरपी है और मार्कर्स हैं, वो काफ़ी हद तक कम हुए। ये पेपर फिर मैंने जाके 2 जगह प्रेजेंट किए, इसके 2 हमने एक और स्टडी भी की थी, एक मैंने किया मॉन्ट्रियल में और एक किया शिकागो में। वहाँ पे इतनी इसका इंटरेस्ट हुआ कि वहाँ का लोकल मीडिया जो है, अच्छा, वो आके उन्होंने मुझे कई इंटरव्यूज़ मेरे लिए, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि ये इसमें कैसे फ़ायदामंद कर सकता है और इसको हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं जी। तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया में योग जो है ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिकली माना जा रहा है, और बीमारियों में जैसे फेफड़े की बीमारी है या न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जा रहा है। और यूके में भी, यूरोप में भी, और जैसे मैंने कहा कनाडा और अमेरिका में भी जी कई ऐसे सेंटर्स बने हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं और योग पे बहुत रिसर्च हो रही है। मैं तो एक नॉर्वे के वैज्ञानिकों का एक शोध पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, और उसमें एक रिपोर्ट उन्होंने कई चीज़ों को लेकर किया था, जैसे तनाव उससे घटता ही है, हड्डियां मजबूत होती हैं, डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा मिलता है, कमर या पीठ के दर्द में बहुत आराम मिलता है। उस रिपोर्ट में एक चीज़ कही गई है कि योगाभ्यास करने के 2 घंटे के भीतर भीतर जो टी कोशिका या न्यूरॉन कोई होती है, साइंटिफिक एक टर्म है जो मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, आप ज़्यादा जानते होंगे, तो उसमें ये रिपोर्ट में कहा गया कि उसके जीनों में परिवर्तन होने लगा था, और इसका अर्थ ये होता है कि इसका बहुत त्वरित प्रभाव, ये 2 घंटे के अंदर ये इस तरह के चेंजेस बॉडी में ऑब्जर्व किए गए, मॉनिटर किए गए। तो एक ये भी चीज़ है कि एक इसका शरीर के अंदर बहुत जल्द जो है परिवर्तन, असर आने लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये भी मतलब एक बहुत सकारात्मक पहलू है, और चिकित्सा की पद्धति में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो ये भी बहुत इफेक्टिव इस रूप में हो सकता है। बिल्कुल। तो अब हम योग को देख रहे हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे मैंने कहा, हम हमारे इंस्टीट्यूट में कई रिसर्च हो रहे हैं, तो जैसे हमारे फिजियोलॉजी की डिपार्टमेंट है या एनाटॉमी की डिपार्टमेंट है जी, वो यही देख रहे हैं कि योग से जो बॉडी के सिस्टम है उसमें मार्कर जो हैं, या जो हम कहते हैं गुड हार्मोन्स हैं, गुड सब्सटेंसेस हैं, वो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। नेगेटिव थॉट्स जिससे आते हैं वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। कुछ जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो शुगर को बढ़ाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर को आगे बढ़ा सकते हैं, वो जो मार्कर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम साइंटिफिकली इसको आगे पब्लिश करते हैं या किसी इंटरनेशनल बॉडी में प्रेजेंट करते हैं, तो ये हार्ड डेटा है, क्योंकि हम ये दिखा सकते हैं कि खून में भी इसका असर पड़ रहा है।
कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आपने योगा किया तो वैसे ही लोगों को अच्छा लगने लगा, तो वो सब्जेक्टिव है। इसको व्यक्तिगत तौर पर तो अनुभव सभी करते हैं, हाँ, तो लेकिन इसलिए ये साक्ष्य के रूप ऑब्जेक्टिव में- है। ये हाँ, ऑब्जेक्टिवली जो हम कहते हैं कि देखो हमने खून की जांच करके भी दिखाया कि आपके खून में भी जो मार्कर्स हैं वो बेहतर हुए हैं, तो फिर लोग इसको मानने लगते हैं। और इसलिए ये मेरा मानना है कि ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग जो है उससे बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन कई लोगों को यही चाहते हैं कि एविडेंस और हो, और हमें ये देखना है कि हम किस टाइप के जो है आसन हो, क्रिया हो, वो एक पर्टिकुलर बीमारी में कैसे उसको फोकस कर सकें। बल्कि जो कैंसर में डॉक्टर साहब, मैंने सुना था किसी से ऐसी चर्चा में कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन की उसमें एब्सेंस रहती है, नहीं रहता वो, तो वो दूसरे से लेने की कोशिश करता है दूसरे टिश्यूज से, और ये बहुत तेजी से ये चीज़ घटती है। अब जो योग अगर कोई अपनाता है अपने जीवन में, कुछ खास तरह की क्रियाएं, योगिक क्रियाएं, तो वो कहते हैं कि उस पूरे प्रोसेस को वो स्लो कर देता है, और धीरे धीरे करके वो आपको एक ऐसा कवर दे देता है कि आप ठीक रहते हैं, लंबे समय तक जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये सच है। बिल्कुल। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, हाँ। और डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो करना, हाँ। वो जो है 2 चीजें वो योग से हो सकती हैं। हम अब ये नहीं कह रहे कि हम योग से उसको क्योर कर ठीक है, सकते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात ठीक है। कर सकते हैं, लेकिन हम जो बीमारी की प्रोग्रेशन है उसको हम स्लो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हम कहते हैं, जी। जो बॉडी में है उसको हम कम कर सकते हैं, और कैंसर के जो जिस तरह से वो बढ़ रहा है उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। लेकिन इसमें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, इसको फंडामेंटली एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी ये है। चीजें हो रही है, इसीलिए थोड़ी उम्मीद भी है कि इस दिशा में बहुत बहुत अच्छे उम्मीद है, रिजल्ट और मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि आगे जाके ऐसे ही होगा जैसे हम पहले कह रहे थे कि योग एक जो हमारे और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं और ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं, उसी के साथ साथ हम प्रिस्क्रिप्शन में योग भी डाल देंगे जी। और उसमें योग जो है किस टाइप का योगा करना है वो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो ये कन्वर्जेंस जो है वो बहुत कमाल का होगा, और मुझे लगता है कि इसका लाभ ह्यूमैनिटी को बहुत मिलेगा। ज़्यादा होगा। पूरी दुनिया में इसको लोग बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों के बारे में कुछ रिजल्ट्स नए आए, जल्दी आए, ताकि उनके जीवन जो है उनका बेहतर हो सके। अब एक चीज, कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस की बात अगर हम करते हैं तो इससे ये भी होता है कि हर पद्धति अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं में कहाँ योग जो है वो फिट बैठता है। मान लीजिए अगर हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात करें, एलोपैथी की बात करें, उसकी अपनी सीमा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, साइड इफेक्ट्स भी उसके दवाइयों के और चीज़ों के होते हैं। वहाँ कई चीज़ों में योग उसकी भरपाई करता है और उसको सही एक दिशा दे पाता है। तो ये जो एक सीमा है और एक दूसरे के सपोर्ट है, वो किस रूप में आप देखते हैं इसको? तो बिल्कुल सही कि हर एक इलाज का, हर एक पैथी का कुछ सीमाएं होती हैं, उससे ज़्यादा वो मरीज को ठीक नहीं कर सकते जी। या फिर कई दफ़ा उनके ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जो मरीज़ है वो दवाई को झेल नहीं पाता है। तो हमें इसीलिए कन्वर्जेंस करनी है कि हम इस ऐसी सिचुएशन में अगर योग को साथ में लाएं तो उससे क्या हम दवाई दे पाएंगे जो पहले नहीं दे पा रहे थे क्योंकि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, जी। या फिर हम जहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है और हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा ये वाली पद्धति आगे नहीं जा रही, वहाँ पे हम योग को लाके क्या उसको आगे ले जा सकते हैं। अब इसमें ये भी है, जैसे योग को लेके भी बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि किस तरह का आसन या किस तरह का ध्यान या योग किस तरह की बीमारी में उपयोगी हो सकता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि एक एसओपीज तो उसकी भी बनाई जाती हैं। तो ये पूरी बहुत अच्छे, बहुत प्रशिक्षित किसी योगाचार्य की देखरेख में ही जाहिर सी बात है कि ये सारी प्रक्रियाएं हो तो ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट भी तभी अच्छा मिलेगा, वरना उसका भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, तभी हमारा सेंटर जो बना है उसमें हमारे कई योगा टीचर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है, कईयों ने पीएचडी भी की है, डिग्री भी ली है, और हम यही प्रोग्राम बना रहे हैं कि हर एक जो बीमारी हो उसमें किस टाइप की क्रिया जो करनी है, कैसे करनी है, उसका एक जैसे होता है ना एसओपी बनाया जाए कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है और आगे क्या करना है। इसके बारे में बल्कि डॉक्टर गौतम शर्मा जो कि हेड कर रहे हैं उस सेंटर को, उनसे डिटेल में बातचीत होनी है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबको दी हैं। इस दिशा में आप श्रोताओं को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि योग एक ऐसी पद्धति है जो प्रिवेंशन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और ज़रूरी है, इसलिए आपको अगर डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है तो योग आपको उस बीमारी को डिले कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है। और अगर आपको बीमारियाँ हैं, स्पेशली जो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, चाहे वो सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस सांस की तकलीफ हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो योग उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब रह सकता है, आपको मदद कर सकता है और शैलियों के साथ भी। और इसी में मैं ये कहूँगा कि अब कोविड हमने देखा है, कोविड से लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं ही खुद कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट जो हम ये देख रहे हैं कि जो लॉन्ग कोविड है, कोविड से जो लोग रिकवर कर रहे हैं अच्छा। और उनको भी तकलीफ है, उसमें योग का क्या रोल हो सकता है।
तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम योगा डाल रहे हैं। कोविड से जो लोग बाहर आए हैं और जिनको सांस की तकलीफ है और प्रॉब्लम रहती है, कि योगा भी उसमें किस तरह से कामयाब हो सकता है। तो योगा का जो रोल है बीमारियों में वो बहुत ज़्यादा है और इसमें आगे जाके और रिसर्च की भी जरूरत है। अभी तक उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है या ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? अभी तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि अभी तो मरीजों को फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि कई दफ़ा बॉडी एक्स ज़्यादा होती है, सांस की तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उसमें काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एविडेंस हमें ठोस होना चाहिए जी। तो हम वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। पर मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये मानना है कि इसमें भी लॉन्ग कोविड में भी या कोविड से जो लोग कोविड के बाद जो लोगों को तकलीफ हो रही है, उसमें भी योग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। डॉक्टर साहब, दिल्ली एम्स का डायरेक्टर होना और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी तमाम कमेटीज बनी हैं उसमें आपकी भूमिका है। खासतौर पर कोविड के समय बहुत दबाव, बहुत तनाव, बहुत प्रेशर था काम का। इन सबके बीच में आप जिस तरह से, आप हमेशा मैंने देखा है कि शांत भाव से, समभाव से आप हर परिस्थिति में अपनी बात को कहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, गाइड करते हैं, हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। योग को लेकर आपके अपने अनुभव क्या है? योग को लेके मेरे अनुभव भी बहुत बढ़िया, तभी हम इतनी रिसर्च कर रहे हैं। और मानना यही है कि आप चाहे थोड़ा ही समय हो, आधा घंटा ही हो, 20 मिनट ही हो, आप ज़रूर निकाल के योग कीजिए। सुबह उठ के करें, बेहतर रहता है, लेकिन कभी भी टाइम निकालें। और जैसे आपने कहा, उससे आपके मन में शांति भी रहती है, आपका स्वभाव भी अच्छा रहता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है। बहुत सारे लाभ हैं। और हमने एक नए पहलू को लेकर ये जो चर्चाएं की हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है श्रोताओं को इसका बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका इस बात के लिए कि आपने इतनी व्यस्तताओं के बीच समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक और मेहमान के साथ रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया से जो बातचीत हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। लेकिन अब जिस सेंटर का जिक्र उनके माध्यम से भी हुआ, यानी सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स, उस सेंटर की तरफ से और उसके माध्यम से कितनी महत्वपूर्ण चीजें योग को लेकर हो रही हैं और योग का चिकित्सा पद्धति में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, इसको लेकर शोध जो हो रहा है, उस पर चर्चा के लिए प्रोफेसर डॉक्टर गौतम शर्मा से हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि हेड हैं, इंचार्ज हैं सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स के, और आप एम्स में प्रोफेसर भी हैं कार्डियोलॉजी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है आपका, ये जो केंद्र है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो नाम आप लोगों ने रखा है, इसका पर्पस क्या है, क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जो बैकग्राउंड ये है कि पहले हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, मेडिकल प्रैक्टिसेस, एक रास्ते पे चल रही थी, अलग अलग रास्ते पे अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। लेकिन अब जो वर्ल्ड स्टेज पे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने ये रियलाइज किया है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके अंदर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन मैनेजिंग पेशेंट्स। हमने यही काम यहाँ एम्स में शुरू किया है और हमारा इवेंचुअल जो गोल है कि हम एक साइंटिफिकली वैलिडेट करें योग को विद द बेस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी और एक बारी उसको पब्लिश करें इन वर्ल्ड इंटरनेशनली प्रेस्टिजियस जर्नल्स। और जब हम इस्टेब्लिश कर लें मेडिकल फ्रेटर्निटी में कि हाँ वाकई ये काम करता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, फिर उसको उस योगा मॉड्यूल या उस योगा आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्सेट्रा को हम इंटीग्रेट करें, मतलब जोड़ें, जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन की जो मैनेजमेंट है उसके साथ जोड़ें, उसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये फैसिलिटेट किया यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, जिससे कि वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई योग को लेके। बिल्कुल। और एक तरह से क्यूरियोसिटी हुई, एक जिज्ञासा हुई जानने की कि ये योग के पीछे साइंस क्या है। हमारे लिए तो एक कल्चरल हेरिटेज है योग, बट इसके पीछे साइंस क्या है, इसको जानने की हमारी एक बहुत क्यूरियोसिटी हुई मेडिकल फ्रेटर्निटी में। और इसको लेके हमने ये कंसीव किया कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, जहाँ की इस फील्ड में हम स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च करें, वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च करें। और उसको लेके हमने ये पहले कदम उठाए और 2016 में ये इनॉग्रेट हुआ। जो उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा साहब, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया। डॉक्टर साहब, योग विज्ञान भी हो सकता है। वैसे तो हमारी परंपरा में ये बात मानी जाती है, लेकिन विज्ञान को आज के युग में उसको विज्ञान मानने के लिए और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उसको सिद्ध करने के लिए विज्ञान। ये सेंटर, ये केंद्र जो स्थापित हुआ, मुझे लगता है कि उसके पीछे ये उद्देश्य है। लेकिन इस सब की प्रेरणा कहाँ से मिली?
जी, इसकी प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी से मिली। अच्छा। उनका विजन ही ये है कि ये जो योग है, इसके पीछे जो साइंटिफिक ट्रुथ है, इसको जानो और मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको जाने, प्रूव करे, स्प्रेड करे इसका वर्ड जी। और फिर हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे देशवासी जितने हैं, वो इसका लाभ उठाएं। मुझे लगता है वो, क्योंकि वो खुद भी इस पूरी पद्धति के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री महोदय, और उनकी जीवन शैली का ये बहुत अभिन्न हिस्सा है जिस पर वो इतना समय देते हैं कि वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और हम सबकी दुआ भी है कि वो इसी रूप में स्वस्थ होकर देश का नेतृत्व करते रहें। लेकिन योग की उपयोगिता को वो हमेशा लोगों के सामने रखते हैं किसी भी माध्यम से। जी, तो इसके जो मुख्य अगर हम कहें कि मैंडेट सेंटर का, वो क्या क्या है? जी, इसका जो मेन मैंडेट है वो ये है कि ये जो हमारी एंशिएंट मेडिकल साइंस है, इसको हम जो करंट प्रिसाइज रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको लेके साइंटिफिकली वैलिडेट करें। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सब शोध हो रहा है इसमें और इस उद्देश्य से हो रहा है कि साइंटिफिकली या वैज्ञानिक तरीके से इन चीजों को हम लोगों के सामने रख सकें, तो उसके जो भी तथ्य होंगे, जो भी जांच पड़ताल होती होगी, जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती होगी, वो सारा साक्ष्य के रूप में एकत्रित करके उसको सिंक्रोनाइज करके उसको प्रस्तुत किया जाता होगा। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्थापित करने में योग को चिकित्सा पद्धति के रूप में ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भविष्य में। जी, इस तरह के जो साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर, तो शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। आप तो दिल के डॉक्टर हैं, जी, है ना? जी। और मुझे लगता है कि दिल के स्वास्थ्य में भी योग की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हम अभी तक प्रिवेंटिव पद्धति के रूप में इसको जानते रहे हैं, लेकिन अब क्यूरेटिव तरीके से योग को अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो दिल के मामले में कैसे योग जो है इलाज के रूप में देखा जा सकता है या किया जा सकता है? आप लोगों ने कुछ किया भी होगा, मुझे लगता है। जी, देखिए, ऐसा है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के, अगर उनको हम एक एक करके लें, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक एक फील्ड के अंदर योग का जो इफेक्ट है इन अ पॉजिटिव मैनर, वो हैज बीन डिस्क्राइब्ड। जो आप बात कर रहे हैं, वेदर इट प्रिवेंट्स एक्चुअल हार्ट अटैक्स और प्रिवेंट्स सब्सिक्वेंट हार्ट अटैक्स, उसकी जो आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एक बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं। और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद हम उनको योग रेगुलरली हम दे रहे हैं। एक मॉड्यूल हमने वैलिडेट किया है, वो मॉड्यूल के जरिए हम उनको योग दे रहे हैं और उनके ये सारे तमाम पैरामीटर्स को हम एक रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। ऑब्जर्व भी करते होंगे और उसको नोट डाउन भी करते होंगे, जाहिर सी बात है, एट फिक्स्ड इंटरवल्स। जी। तो उसमें ये भी होगा डॉक्टर साहब कि जैसे अब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तरह की समस्याएं होंगी। किसी को मान लीजिए पेसमेकर लगना है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन दूसरी तरह का हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो अब क्या पेशेंट स्पेसिफिक मॉड्यूल बनाया गया है ताकि उस विशेष रोगी को उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके योग के माध्यम से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो मॉड्यूल है वो एक जो भी पेशेंट है उसके जो हालात हैं उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। अच्छा, वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपके यहाँ तो बहुत सारे योगाचार्य भी होंगे जो उसमें इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। हाँ जी, हमारे पास इन हाउस 4 योगा फिजिशियंस हैं और 8 योगा थेरेपिस्ट्स हैं और हम एक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, एस व्यासा, उनके फैकल्टी के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। उनके साथ हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनसे भी हम स्पेसिफिक एडवाइस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कैसे डिज़ाइन करें हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक मॉड्यूल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सेंटर के बारे में कहा जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, उसके बारे में कुछ बताएं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी सुविधाएं हैं? हमारा जो सेंटर है वो बेसिकली एक नोडल फैसिलिटी है पूरे एम्स के लिए। वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी टू डू योगा। हमारे पास जैसे साउंड प्रूफ 2 हॉल्स हैं जहाँ पे हम योगा कराते हैं। अच्छा। और हमारे पास रिसर्च क्लिनिक्स हैं, कुछ फैसिलिटीज़ इन हाउस हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे कार्डियक डिजीज़ के लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट एको मशीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट होल्टर है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर होता है जो 24 घंटे का ब्लड प्रेशर लेते हैं, वो सब है हमारे पास। लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम कोलैबोरेट करते हैं बाकी सब डिपार्टमेंट्स के साथ एम्स के अंदर। जैसे इस वक्त हम 19 डिपार्टमेंट एम्स में हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़, चाहे न्यूरोलॉजी हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और उनकी फैसिलिटीज़ भी हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो वी आर एक्चुअली गेटिंग द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ फ्रॉम एम्स एंड ट्राइंग टू डू वर्ल्ड क्लास रिसर्च।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे ध्यान में आ रहा है, जैसे और बहुत सारे यंगस्टर्स में मैंने देखा, युवाओं में, किशोरों में देखता हूँ कि एक क्रॉनिक जो सिरदर्द की प्रॉब्लम है उनको माइग्रेन के रूप में है और इस तरह की दिक्कतें, इनफैक्ट एक खास एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें दिखती भी हैं। माइग्रेन में योग क्या कुछ प्रभावी आपको नज़र आया है या इस पर भी कुछ काम किया है? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मुझे लगता है कि जैसे कोई इलाज ऐसा सच दिखता नहीं है। क्या योग इस मामले में मदद कर सकते हैं? जी, मुझे खुशी हुई आपने सवाल पूछा। ये हमने एक लास्ट ईयर एक बहुत अच्छा हमने एक पेपर पब्लिश किया है, अच्छा, माइग्रेन के ऊपर, जिसके अंदर हमने देखा कैसे योगा करने से माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, हेडेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है और जो उनकी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ पेन, वो दोनों कैसे कम होती हैं। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं जो दवाइयाँ लेते हैं जिनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे वो पेन किलर्स हों, चाहे वो और मेडिसिन हो माइग्रेन के लिए, सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी ज़रूरत भी बहुत कम हमने देखी। और ये पेपर हमने न्यूरोलॉजी जर्नल है, बहुत फेमस जर्नल है अमेरिका न्यूरोलॉजी एसोसिएशन का, उसमें हमने पब्लिश किया और इसकी चर्चा इंटरनेशनल प्रेस में भी हुई। हमारा इंटरव्यू न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हुआ था इसी पेपर को लेकर। सो वी हैव प्रूवन दैट इट इज़ हेल्पफुल, और इसको लेके अब हम एंटिसिपेट करते हैं कि और बड़ी स्टडीज होंगी और इवेंचुअली ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर माइग्रेन्स में योगा विल फीचर देयर। तो जो आपने ये जर्नल में अपना आर्टिकल लिखा था जो पब्लिश हुआ, कुछ उसके मेन जो हाइलाइट्स हैं वो बता सकते हैं आप? एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो ऐसा है कि हमने जो पेशेंट्स लिए माइग्रेन के न्यूरोलॉजी ओपीडी से, तो मेरे कोलीग हैं प्रोफेसर रोहित भाटिया, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। तो इन पेशेंट्स को हमने 2 आर्म्स में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप को हमने जो उनकी रेगुलर मेडिसिन हैं वो लेने दी, दूसरे ग्रुप में रेगुलर मेडिसिन के साथ साथ हमने योग को भी जोड़ा, और इन पेशेंट्स को हमने फॉलो किया एट 3 months and 6 months, एंड सब्सिक्वेंटली वी एनालाइज देम एक क्वेश्चनर को लेके बाय एक ब्लाइंडेड पर्सन, जिन्हें मालूम नहीं कि कौन से ग्रुप में कौन है, तो उनसे हमने ये एनालाइज करवाया और फिर हमने रिजल्ट्स देखे एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। मुझे लगता है इसीलिए बाहर भी बहुत चर्चा हुई और वो लोग भी इस मामले में बड़ी गंभीरता से इसमें काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, विदेशों में भी मुझे लगता है। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई वो बातचीत है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मनाते हैं 21 जून को। इस बहाने योग को लेकर बहुत सारी बातें दुनिया भर में चल रही हैं, बहुत सारे नए शोध चल रहे हैं, और जैसे कि आपने सुना भी, डॉक्टर प्रोफेसर गुलेरिया ने पहले हमसे बातचीत की थी। उसके बाद इस समय डॉक्टर गौतम शर्मा, जो कि हेड इंचार्ज हैं सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स के, उनसे हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक जो रिसर्च वहाँ इस सेंटर के माध्यम से हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई, बड़ा हौसला होता है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन भी आएगा। और तरह के जो रिसर्च आप लोगों ने किए हैं, जैसे मैं तो एक भ्रामरी प्राणायाम को लेकर कुछ शोध कार्य भी मैंने सुना था कि आप लोगों ने किया था, हाइपरटेंशन में बहुत उपयोगी रहा, ये क्या था? देखिए, इस रिसर्च में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी करी जिसके अंदर हमने सिर्फ एक सिंगल सेशन ऑफ भ्रामरी, सिर्फ एक सेशन भ्रामरी, हमारा ये पर्पस था देखने के लिए कि एक सिंगल सेशन से क्या असर पड़ता है ब्लड प्रेशर पे, हार्ट रेट पे, और हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो बड़े इनकरेजिंग थे। अच्छा, एक ही सेशन के बाद जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, जो हार्ट की जो हेल्थ है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है, हमने देखा कि वो उसके अंदर एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट था। देखिए, इसमें हैरानी ये है कि सिर्फ कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ भ्रामरी। हाँ जी, भ्रामरी। हमने जब कंक्लूड किया ये आर्टिकल, उसके अंदर हमने इसी पे लिखा कि अगर इसको हम रेगुलर बेसिस पे करें, और उस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा, तो इसका बेनिफिट कितना हो सकता है बाकी सब पैरामीटर्स को लेके। तो हमारे जो स्पेशली जो ये प्राणायाम है और ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं योगा को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है शरीर का, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा असर करते हैं और इसको स्मूदन आउट कर देते हैं। और ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस जब होता है उससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। ये जितने भी आप क्रॉनिक लाइफस्टाइल स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां देख रहे हैं, ये भी उसी से रिलेटेड हैं। अच्छा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई नहीं है जी। देयर आर ओनली 2 ways, वन इज बाय स्लो ब्रीदिंग विच इज प्राणायाम, अच्छा, और दूसरा है बाय मेडिटेशन। और ये दोनों योग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों को लेके अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को बीमारी हो गई है उसके साइड इफेक्ट्स या रिपरकशंस को हम कम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ब्रिटिश महारानी के
घाट्स में 2 बार, बल्कि ये इंसिडेंट तो 2 बार तो मैंने पढ़ा, लेकिन हो सकता है कई बार हुआ हो कि अचानक उनका एक सैनिक जो है वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसके बारे में उसकी जांच पड़ताल भी की हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा उनको समझ में नहीं आई बात कि ऐसा क्यों होता है, और उसका नाम भी वो वैसोवैगल सिंकोप के नाम से इसको जानते हैं, पर उसका इलाज शायद अभी नहीं है, ऐसा सुनने में आया था। इस तरह की बीमारियां जिनका इलाज जो आज की चिकित्सा पद्धति है उसमें नहीं है या बहुत इफेक्टिव नहीं है, योग कोई भूमिका उसमें निभा सकता है, या इस दिशा में भी आप लोगों ने कुछ काम किया? हाँ जी, इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे हैं, हम जब रिसर्च प्लान करते हैं ये सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एट एम्स में, तो हम यही एरियाज ढूंढते हैं जहाँ मॉडर्न मेडिसिन फेल हो गई है या कामयाब नहीं है। अच्छा। वेसोवेगल सिंकपी जो आपने अभी जिक्र किया, जिसको हम कॉमन फेंट कहते हैं, जिसमें आदमी अचानक से बेहोश हो जाता है, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जी, और इसका एलोपैथिक मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल चेंजेस। हमने ये स्टडी किया कि जो बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जब ये खराब हो जाता है, उसके कारण ये इंसिडेंट, ये एपिसोड होता है वेसोवेगल सिंकपी का। अच्छा। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये योग एक ऐसा साधन है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, इम्प्रूव करता है। तो हमने यही हाइपोथेसिस लेके एक अभी हाल ही में एक स्टडी हमने अभी पब्लिश करी है, जो एक बहुत अच्छे जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर पब्लिश हुई है, और हमने अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एनुअल मीटिंग में इसको प्रेजेंट भी किया। अच्छा। जिसके अंदर हमने देखा कि योग करने से ये वेसोवेगल सिंकपी या बेहोशी के जो एपिसोड्स हैं ये कम हो जाते हैं। ये बहुत कमाल की बात है, बल्कि ये बात जो आपने बताई है मुझे लगता है वाकई दुनिया को बहुत जरूरत है। इस बार तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग फॉर ह्यूमैनिटी ये थीम ही रखा हुआ है जी। और पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए योग किस रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है, चिकित्सा पद्धति के रूप में भी ये चीजें सामने हमें नजर आ रही हैं, जो बहुत ही प्रेरक भी है और बड़ा हौसला बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आज के युग में जो बीमारियां इंसान के सामने चुनौती के रूप में खड़ी हैं, उनमें से एक बीमारी कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही घबराहट होती है। अब ये बात और है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ये बीमारी तो है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कारण हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन क्या योग इन चीजों को रोकने में और इनके होने के प्रोसेस को स्लो करने में कोई भूमिका निभा सकता है? इस पर कुछ काम हुआ है? देखिए, डायरेक्ट एविडेंस अगर आप बोल रहे हैं तो वो तो अभी नहीं है, बट ये जो प्रोसेस है कैंसर का होने का शरीर में, ये किस कारण होता है? क्रॉनिक स्ट्रेस जी के कारण, और जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है उसके इम्बैलेंस के कारण। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए योग का एक बहुत बड़ा रोल है। जो क्रॉनिक स्ट्रेस रिलेटेड जो चेंजेस होती हैं ब्रेन में और जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं पूरे बॉडी में, ब्रेन में, वो योग करने से बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और ये नेचुरली है कि जो उनका हार्मफुल इफेक्ट्स है डिफरेंट ऑर्गन्स पे बॉडी के, वो कम होगा अगर वो कम होंगे या होंगे ही नहीं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव योग हैज़ अ प्रिवेंटिव रोल। और जिन पेशेंट्स को कैंसर है उनमें जो स्टडीज़ की हैं योग की, उनमें देखा गया है कि योग करने से उन पेशेंट्स की एंग्जाइटी लेवल्स कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, उनके लंग फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर कैंसर पेशेंट की इम्प्रूव होती है और उनको एक पॉजिटिविटी मिलती है जी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि योग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है किसी ऐसे पेशेंट के लिए, क्योंकि वो उसकी मानसिक स्थिति से उसको बाहर निकालने में योग इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर साहब, पिछले 2 ढाई साल 3 साल का समय तो पूरी दुनिया के लिए बहुत चुनौती भरा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने फ्रेटर्निटी है डॉक्टर्स की या पूरे मेडिकल सिस्टम से जुड़े हुए जो भी लोग काम करते हैं उनके ऊपर और भी ज्यादा दबाव रहा है। इस दौरान भी कुछ कोविड या पोस्ट कोविड पीरियड में जिस तरह लोग तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसमें योग को लेकर कुछ काम हुआ था इन दिनों क्या? जी बिल्कुल, हमने एक स्टडी अभी कंप्लीट की और पब्लिश की इनफैक्ट, और दूसरी अभी चल रही है। तो पहली स्टडी की मैं बात करता हूँ तो वो हमने जो एम्स के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन पे करी। अच्छा। तो हमने 2 ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने योग थेरेपी दी ऑन अ रेगुलर बेसिस, और दूसरा ग्रुप था जो नॉर्मल अपना रूटीन में जो विटामिन्स वगैरह और अदर प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो ले रहे थे। तो हमने फिर इनको स्टडी किया ये सेकेंड वेव के अंदर, और हमने देखा कि इंसिडेंस ऑफ कोविड वाज सेम इन 2 ग्रुप्स, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था कि जो योग कर रहे थे पेशेंट्स, उनको जो कोविड की सिवियरिटी है सिम्टम्स की वो कम हुई। अच्छा। वो जल्दी ठीक हुए, जल्दी काम पे वापस आए, और जैसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो या अदर प्रॉब्लम्स वो कम हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि काफी लोगों में बहुत देर तक, बहुत दिनों तक ये जो आफ्टर इफेक्ट्स इसके रहे हैं कोविड के, वो देखे जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि योग ने इसमें बहुत मदद की और बहुत जल्दी उससे बाहर निकाला है। ये जो है, जो आप जिसकी अभी जिक्र कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम होता है। हाँ जी। उसके ऊपर भी हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। वो होता है उन पेशेंट्स में जो कोविड से निकल चुके हैं और अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनको कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स हैं। हाँ। या हार्ट रेट को लेके, या ब्रीदिंग को लेके, या कोई डिप्रेशन को लेके, तो उसको हम एक कलेक्टिव डिफाइन करते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के अंडर। उसके ऊपर भी हम मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स के साथ एक कोलैबोरेटिव स्टडी, बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, एम्स का जो एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट है जी, उसके साथ भी आप लोगों ने कुछ स्टडी की? हाँ जी, हम एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ हमने 4-5 स्टडीज की हैं। अच्छा। और हमने देखा कि योग करने से जो ग्लाइसेमिक लेवल्स होते हैं, जो शुगर के लेवल्स होते हैं, वो कम होते हैं। हाँ। और इंसुलिन की ज़रूरत जो है, बहुत लोग हेसिटेट करते हैं कि दवाइयाँ तो ले लेते हैं, बट जब इंसुलिन की बारी आती है तो दे हेसिटेट। तो हमने देखा कि वो जो दवाई के बाद जो इंसुलिन की जो ज़रूरत है वो भी कम होती है अगर रेगुलरली आप योग प्रैक्टिस करें। समय का तो अभाव है डॉक्टर साहब, पर लालच बहुत है आपसे बहुत सारी बातें जानने का क्योंकि आप लोगों ने एक और जो अध्ययन किया वहाँ फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा सीवियर है, कमर के दर्द को लेकर, पीठ के दर्द को लेकर। क्योंकि आजकल काम करने का ढंग, ज्यादा देर तक बैठना या गलत पोस्चर्स में बैठना उठना, तो ये सब कारण तो हैं। इसमें जो आपके रिसर्च हुए या जो आप लोगों ने ये काम किया, अध्ययन किया जी, उसमें क्या निकला? अगेन लॉट ऑफ बेनिफिट। इनफैक्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये डॉक्टर्स के लिए, जो खासकर जो सर्जन्स हैं, उनके लिए एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। वो खड़े होके बेंड करके लॉन्ग आवर्स सर्जरी करना, और उससे कमर, नेक, ये सब दुखने लग जाता है। और मेरे बहुत कोलीग्स हैं एम्स के अंदर जिन्होंने आके हमारे वहाँ योगा थेरेपी ली। अच्छा। और उन्होंने इतना फ़र्क पाया कि उनमें से एक ने तो अब एक रिसर्च स्टडी हमारे साथ शुरू कर लिया। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आप तो खुद इस तरह के चैलेंजेस को फेस करते रहे हो, क्योंकि आप खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन के रूप में काम करते हैं। सचमुच ये बहुत मुश्किल काम होता है, और उस समय आप लिबर्टी नहीं ले सकते कोई, जब पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे बैठा हो। खैर, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, लेकिन समय की सीमा है। डॉक्टर साहब, आपसे विदा लें उसके पहले आप कुछ कहना चाहेंगे श्रोताओं से अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये योग दिवस आ रहा है। हाँ। और इसमें हम सबको मिलके योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जो ये योग प्रैक्टिस है, इसको केवल एक फेस्टिवल और एक दिन के लिए सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इसको अपने लाइफ के अंदर ऑन अ डेली बेसिस इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और अगर हम वो करेंगे तो वी विल लिव हेल्दियर एंड हैप्पियर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर साहब, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर डेली अपने दिन प्रतिदिन की जीवन शैली में इसे शामिल करें, तभी इसका लाभ भी मिलेगा। क्योंकि आप कभी मूड हुआ तो किया, कभी मूड हुआ तो नहीं किया, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और कोशिश करें कि एक संतुलित जीवन शैली अपनाएं और अच्छी जीवन शैली अपनाएं, और योग के माध्यम से स्वस्थ रहें, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। श्रोताओं, हम प्रोफेसर डॉक्टर गौतम शर्मा जी से बात कर रहे थे, जो कि एम्स में प्रोफेसर भी हैं कार्डियोलॉजी के, और प्रोफेसर इंचार्ज भी हैं सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स के। तो उनसे हमने बातचीत की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, समय देने के लिए। श्रोताओं, ध्यान रखिएगा अपना भी, और अपना ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें, और ये देख लें कि आपके शरीर को किस तरह की आवश्यकता है, उसके हिसाब से अपना आप चुन सकते हैं किस तरह का आसन, किस तरह का प्राणायाम या ध्यान आपको करना है, और उसके हिसाब से आप अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। आपके इसी बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ और मंगल कामना के साथ हम अब विदा लेते हैं आपसे। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।